एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो नीट का एग्जाम खत्म हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है एंड MBBS BDS की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है एंड अब सारे के सारे बच्चे वेट कर रहे हैं आयुष की काउंसलिंग की। तो आज के वीडियो में ना हम आयुष की काउंसलिंग के बारे में सब कुछ जानने वाले, A to Z सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें इस वीडियो में देने वाली हूँ। ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी मिस्टेक्स तुम कर सकते हो, कैसे अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या फ़ी वगैरह तुम्हारी रहने वाली है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ये भी जानेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ BMS का गवर्नमेंट कॉलेज में। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ ये बोलना चाहती हूँ कि अब बहुत सारा टाइम बीत चुका है, नीट कब का हो चुका है, तो इस टाइम पे इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम कॉलेज जा रहे हो तो तुम्हें कॉलेज के बारे में सोचना है एंड थोड़ा सा चिल करना स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे DM करते हैं और ये बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड है इस चीज़ को लेके कि कैसे उनको हर चीज़ बैलेंस करनी है, कैसे कॉलेज में जाना है, क्या कट ऑफ होगा, पार्शियल ड्रॉप कैसे लेंगे। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस किसी भी चीज़ का इस टाइम पर मत लो और प्लीज़ अपनी काउंसलिंग पर फोकस करो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से काउंसलिंग कराओ ताकि तुम्हें तुम्हारे मार्क्स पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सके। अगर तुम्हें BAMS, BHMS, BUMS या फिर BSMS में एडमिशन लेना है तो तुम ACCC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड ये सेंट्रल वाली काउंसलिंग होती है हमारी। तो टोटल 4 टाइप के कॉलेजेस इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस, जितने भी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उनकी सिर्फ 15% सीट इस काउंसलिंग से मिलती है। एंड सेकेंड हमारे होते हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, इनकी भी 15% सीट इस काउंसलिंग से मिलती है। देन हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनकी 100% सीट आपको ACCC की काउंसलिंग से ही मिलेगी। एंड फोर्थ होते हैं हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि नेशनल यूनिवर्सिटीज़। तो अगर आपको BHU, NIA या फिर ITRA में एडमिशन लेना है तो उनकी 100% सीट इसी काउंसलिंग से मिलेगी, किसी भी स्टेट की काउंसलिंग से नहीं मिलेगी। तो अब हम सेकंड बात करते हैं स्टेप्स के बारे में कि कौन कौन से स्टेप्स का ध्यान रखना है एंड कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है। स्टेप में सबसे पहला स्टेप रहता है रजिस्ट्रेशन एंड फ़ी का। तो सबसे पहले अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको 1000 की फ़ी देनी पड़ेगी एंड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए 5000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। साथ साथ में आपको सिक्योरिटी मनी भी पे करना पड़ता है। सिक्योरिटी मनी जो होता है वो रिफंडेबल होता है। अगर तुम कॉलेज ले लोगे, कॉलेज तुमको अलॉट हो जाएगा, तुमने एडमिशन करवा लिया तो उसके बाद तुमको रिफंड हो जाएगा सारा का सारा मनी। तो अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए करवा रहे हो तो तुम्हें 10,000 की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी एंड अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए करवा रहे हो तो तुम्हें 50,000 की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। फ़ी पेमेंट का हमेशा तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें किसी भी साइबर कैफ़े से जाके नहीं करवाना है, क्योंकि कई बार जब रिफंड आता है तो वो साइबर कैफ़े वाले के अकाउंट में आ जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे 10,000 या फिर 50,000 रुपये आए हैं। वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, तो मेक श्योर कि तुम अपने अकाउंट से करो या फिर अपने पापा के अकाउंट से करो। अगर तुम साइबर कैफ़े में भी अपना फॉर्म भरवाने जा रहे हो ना, तो जब पेमेंट का टाइम आता है तो प्लीज़ अपने अकाउंट से ही पेमेंट कर दो, भैया के अकाउंट में सेंड मत करो। तो ये एक मिस्टेक है जो तुम्हें याद रखनी है। अगली चीज़ है चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग में सबसे पहले तुम्हें अपनी लिस्ट बना लेनी है। काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले एक रफ लिस्ट तैयार कर लो। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है कि पिछले साल का जो अलॉटमेंट लिस्ट था वो डाउनलोड करो एंड उसमें देखो कि कौन कौन से कॉलेजेस किस रैंक पे अलॉट हुए हैं, ताकि तुम्हें एक आइडिया लग सके तुम्हारी जो अभी की करेंट रैंक है उस पर तुम्हें कौन कौन से कॉलेजेस अलॉट हो सकते हैं। क्योंकि जनरली हर बार का जो ट्रेंड है वो वही होता है कि जिस साल अगर पिछले साल NIA जिस मार्क्स पे मिला था, जिस रैंक पे मिला था, उससे आगे पीछे ही तुम मान लो कि इस बार भी कट ऑफ जाएगा, तो उससे तुम्हें बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो वो तुम्हें डाउनलोड करनी ही करनी है। अपनी जो लिस्ट तुम प्रिपेयर करने वाले हो उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाना, क्योंकि फॉर एग्जांपल तुम्हारी 70,000 या 80,000 रैंक आ रही है एंड तुम अपनी लिस्ट में सिर्फ NIA, BHU और ITRA डाल के छोड़ दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि वहाँ तक इनकी रैंक तो नहीं जाएगी। तो प्लीज़ अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट तैयार करो। हाँ, तुम्हें सेंट्रल काउंसलिंग में बिल्कुल सेंट्रल वाले कॉलेजेस जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनको तो रखना ही रखना है, वो फर्स्ट पे रहेंगे, लेकिन लिस्ट अपनी थोड़ी सी बड़ी बनानी है। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें टॉप 10 कॉलेजेस पता चले, उन्होंने टॉप 10 कॉलेजेस भरे एंड छोड़ दिया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि कट ऑफ कितना ज़्यादा शूटअप कर जाता है हर बार। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखो कि तुम अपनी लिस्ट जो है वो बड़ी बनानी है एंड जो आगे के जो तुम 10 से 15 कॉलेजेस भर रहे हो उनके बारे में तुम्हें पता भी होना चाहिए कि वो कॉलेजेस कैसे हैं। कॉलेजेस के बारे में भी थोड़ा बहुत पता लगाना है, क्योंकि लास्ट मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, ऐसा मुझे कॉलेज मिल गया। मुझे स्टार्टिंग के 10-15 कॉलेजेस पता थे कि हाँ ये अच्छे कॉलेजेस हैं, बट लास्ट में मैंने 4-5 ऐसे ही डाल दिए थे। तो वो ऐसे वाला काम नहीं करना है। अगर जो तुम लास्ट में डाल भी रहे हो ना, उन कॉलेजेस के बारे में भी थोड़ा बहुत पता रखो और लिस्ट बहुत ज़्यादा छोटी मत बनाओ, ठीक है। और
कॉलेजेस के बारे में तुम्हें छोटा छोटा क्या पता करना है, पहले तो तुम्हें बॉन्ड स्टेटस पता करना है। कई बार ऐसा होता है कि तुम किसी बॉन्ड वाले कॉलेज में चले गए और फिर तुम पार्शियल ड्रॉप करना चाहते हो या फिर कोई जो भी तुम्हारा सीन है, तो पहले बॉन्ड स्टेटस पता कर लो एंड फ़ी पता कर लो, क्योंकि कई सारे कॉलेजेस की फ़ी बहुत हाई भी है। अगर तुम्हें अंडर बजट कॉलेज चाहिए और तुम ये सोच के चल रहे हो कि सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो फ़ी कम ही होती है, तो ऐसा नहीं है। दिल्ली में CB पैक की फ़ी ज़्यादा है जबकि TBR की फ़ी बहुत कम है। लाइकवाइज तुम देखोगे ना, अगर MMM जो राजस्थान के टॉप 2 कॉलेजेस हैं, MMM की फ़ी कम है, लेकिन दूसरा ही जोधपुर वाला सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसकी काफ़ी ज़्यादा फ़ी है। उत्तराखंड में भी UAU की फ़ी काफ़ी ज़्यादा है। तो काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी 60,000, 80,000 या 90,000 तक की फ़ी है गवर्नमेंट होते हुए भी। तो अगर तुम्हें इतने महंगे कॉलेज में नहीं पढ़ना है तो प्लीज़ उनको बहुत ज़्यादा ऊपर मत डाल देना और वो तुम्हें अलॉट हो जाएंगे, फिर तो तुम नहीं सोच सकते कि क्या करना है। तो इट्स बेटर कि ये सब चीज़ें देख लो। और मुझे नहीं लगता कि अगर कॉलेज क्वालिटी दे रहा है और अगर उसकी 60,000 या 50,000 भी फ़ी है और तुम पे कर सकते हो तो प्लीज़ पे कर दो, क्योंकि कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड चॉइस फिलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट होता है एंड देन तुम्हें एडमिशन करवाने जाना होता है। एंड एडमिशन के टाइम पे तुम्हें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लेके जाने होते हैं, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट या फिर डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ लेके नहीं जानी होती। मेक श्योर कि तुम्हारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो, साथ साथ में हर एक डॉक्यूमेंट की 2 कॉपीज़ हों एटलीस्ट। जिन भी बच्चों ने पार्शियल ड्रॉप लिया था एंड इस बार वो कॉलेज को चेंज करना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि अपना कॉलेज का जो पुराना वाला कॉलेज था उससे एडमिशन कैंसिल करवा लो इस काउंसलिंग के पहले, ताकि तुम अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सको अच्छे से, हैसल फ्री तरीके से। बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछते हैं कि मैं पहले BMS कर रहा था किसी स्टेट के कॉलेज से एंड इस साल मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं बट मुझे MBBS नहीं मिल रहा, मुझे बहुत अच्छा सेंट्रल इंस्टीट्यूट मिल सकता है BMS का, जो क्या मुझे ले लेना चाहिए। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ले लो, क्योंकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट एंड स्टेट इंस्टीट्यूट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, स्पेशली इन BMS। बहुत सारी चीज़ें तुम्हें पता चलेगी आगे जाके जब तुम पढ़ोगे तो। और BHU में, TBA में, इन सब में तो इंटरनल कोटा भी है। तो तुम खुद सोचो कि तुम एक बार इस कॉलेज में घुस जाते हो तो तुम्हें इंटरनल कोटा मिलेगा, 50% तक का कोटा मिल सकता है तुम्हें। तो प्लीज़ मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि स्टेट में अगर तुम हो एंड तुम्हें सेंट्रल में एडमिशन मिल रहा है तो प्लीज़ चले जाओ, क्योंकि कॉलेज हमेशा मैटर करता है एंड साल आते जाते रहेंगे, एक साल इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। कट ऑफ डिपेंड करता है अप्रूव कॉलेजेस से भी, क्योंकि NCISM अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। पहले क्या होता था ना कि सारे ही कॉलेजेस को अप्रूवल मिल जाता था ईजिली, बट अब NCISM एटलीस्ट 2 विजिट रखता है हर एक कॉलेज में एंड अगर उनको कॉलेज उस स्टैंडर्ड का नहीं रखता ना वो अप्रूव नहीं करते। एंड अगर अप्रूवल मिल भी गया ना तो सारी की सारी सीट्स को अप्रूवल नहीं मिलता। पिछली बार UP में भी हुआ था कि 65 में से किसी कॉलेज में 40 सीट्स अप्रूव्ड हुई थी, किसी में 45 सीट्स अप्रूव्ड हुई थी एंड किसी में 64 सीट्स अप्रूव हुई थी एंड किसी कॉलेज में सिर्फ 20 सीट्स मिली थी। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है एंड अगर सीट्स कम मिली ना तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। एंड वैसे भी जो भी कॉलेजेस अप्रूव होंगे वही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर कोई अप्रूव नहीं किया गया तो वो काउंसलिंग में दिखेगा ही नहीं तुमको और ना ही तुम उसको चॉइस फिलिंग में डाल पाओगे। तो बस यही मनाओ, यही प्रे करो कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज अप्रूव हो जाएँ काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले। ब्रोशर आना अभी बाकी है तो ब्रोशर पूरा पढ़ लेना एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है हर एक कैटेगरी के लिए वो हम जान लेते हैं। सो जनरल के लिए 94,000 तक की रैंक जा सकती है, EWS के लिए 96,000 तक की, OBC कैटेगरी के लिए 95,000, SC के लिए 2,50,000 एंड ST कैटेगरी के लिए 3,50,000 तक की रैंक हो सकती है इस बार, जो कि तुम्हारे लिए सेफ कंसिडर करी जाएगी। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द ACCC काउंसलिंग। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ऐसी और ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल और जो भी तुम्हें डाउट्स हैं वो तुम कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय।